नमस्ते बच्चों, मैं आपकी साइंस टीचर कीर्ति शर्मा और आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। देखो बच्चों, पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था कि मात्रक क्या होते हैं, हम किसी भी चीज का मापन क्यों करते हैं, हमारे पूर्वज किस प्रकार मापन करते थे, अलग अलग काल में किस तरीके से मापन हुआ। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 में कि आधुनिक रूप में किस प्रकार मापन की अनेक पद्धतियां निकल के आई। तो देखो बच्चों कि हमने प्लेटिनम और इरिडियम धातु की छड़ बनाई, उसके ऊपर हमने मीटर का मापन किया, फिर धीरे धीरे विकास होते होते हमने द्रव्यमान का मापन किया। तो धीरे धीरे विकसित होते होते बहुत सारी मापन पद्धतियां निकल के आई, जिसके अंदर जो सबसे ज्यादा काम में ली गई वो थी एक तो सीजीएस पद्धति और एक थी एमकेएस पद्धति। कौन कौन सी पद्धति? सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। अब देखो बच्चों, जो सीजीएस पद्धति थी, सीजीएस पद्धति के अंदर लंबाई, द्रव्यमान और समय के लिए क्या क्या मात्रक काम में लिए गए। लंबाई के लिए तो लिया गया सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए लिया गया ग्राम और समय के लिए क्या लिया गया? सेकंड। ठीक है, जबकि जो एमकेएस पद्धति थी, एमकेएस पद्धति में लंबाई के लिए तो लिया गया मीटर, द्रव्यमान के लिए लिया गया किलोग्राम, जबकि समय के लिए क्या लिया गया? सेकंड। तो देखो समय का मात्रक सीजीएस और एमकेएस दोनों पद्धति में सेम है, क्या है? सेकंड। लेकिन द्रव्यमान का और लंबाई का मात्रक दोनों में अलग अलग है। सीजीएस पद्धति में तो देखो लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम है, जबकि जो एमकेएस पद्धति है आपकी, उसके अंदर लंबाई का मात्रक मीटर है और द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम है, और दोनों के अंदर समय का मात्रक क्या है? सेकंड है। सन 1958 में इस बात को माना गया कि मात्रकों को नए सिरे से परिभाषित किया जाए। अब हमने नया पद्धति विकसित करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सन 1983 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर ये निश्चय लिया गया कि 1 सेंटीमीटर की दूरी को कितनी माने, मतलब 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा। तो देखो, प्रकाश द्वारा निर्वात के अंदर 1 सेकंड के तो देखो प्रकाश द्वारा निर्वात के अंदर 1 सेकंड का भी हम कितना हिस्सा कर दे बच्चों? 1/299,792,458, मतलब 1 का भी हम इतना हिस्सा कर देंगे। उसके बाद जो मान आएगा वो मान किसके बराबर होगा बच्चों? 1 सेमी के बराबर होगा। तो देखो 1 सेमी की डेफिनेशन, परिभाषा क्या दी? 1 सेंटीमीटर की दूरी को प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के 1/299,792,458, मतलब इतना हिस्सा करें 1 सेकंड का, तो तय की गई दूरी के बराबर माना गया किसको? 1 सेंटीमीटर को। इस प्रकार मात्रकों की पद्धति को पुनः परिभाषित करने के फलस्वरूप हमारे पास नई पद्धति आई और उस पद्धति को हमने क्या कहा? एसआई मात्रक पद्धति। तो देखो बच्चों, यहाँ से आपके एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों, एसआई मात्रक सन 1960 में नापतोल की 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस सीजीपीएम में नापतोल की अंतरराष्ट्रीय पद्धति को स्वीकार किया गया, जिसे एसआई मात्रक कहा गया। एसआई एक फ्रेंच शब्द है जो ले सिस्टम में इंटरनेशनल यूनिट्स का एक छोटा रूप है। देखो, कोई भी राशि जो मापी जा सकती है उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि जैसे हम इस बोर्ड की लंबाई माप सकते हैं, इसका द्रव्यमान, इसका वजन माप सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज मापी जा सकती है, इसका तापमान माप सकते हैं, वो सब क्या है? भौतिक राशियां हैं। तो देखो बच्चों, एसआई पद्धति के मात्रक 7 आधारभूत मात्रकों पर आधारित है। अब ये 7 मात्रक कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है विद्युत धारा, पांचवा है उष्मागतिकता, छठा है पदार्थ की मात्रा और सातवां है ज्योति तीव्रता। ये 7 मूलभूत भौतिक राशियां हैं। अब इन भौतिक राशियों का प्रतीक क्या है? लंबाई को L से लिखते हैं, द्रव्यमान को M से लिखते हैं, समय को T से लिखते हैं, विद्युत धारा को कैपिटल I से लिखते हैं, उष्मागतिकी ताप को कैपिटल T से, पदार्थ की मात्रा को स्मॉल n से और ज्योति तीव्रता को कैपिटल I से लिखते हैं। ये तो क्या है? भौतिक राशियां हैं, ये भौतिक राशियों के प्रतीक है। ठीक है, अब इस भौतिक राशि का मात्रक क्या है? तो देखो बच्चों, लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर होता है। ठीक है, ऐसे ही द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। ठीक है, समय का मात्रक हो गया सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक हो गया अपने एम्पियर, उष्मागतिकी ताप का मात्रक हो गया अपने केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मात्रक हो गया अपने मोल
और ज्योति तीव्रता का मात्रक हो गया अपने कैंडेला। जिस प्रकार भौतिक राशियों के ये प्रतीक है, ऐसा ही जो मात्रक है ये मात्रकों के प्रतीक है। मतलब मीटर को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, स्मॉल एम, किलोग्राम को केजी लिख देंगे, सेकंड को एस लिख देंगे, एम्पियर को ए लिख देंगे, केल्विन को के लिख देंगे, मोल को MOL लिख देंगे, कैंडेला को CD लिख देंगे। तो ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये तो है हमारे 7 मूलभूत भौतिक राशियां और ये है उसके मात्रक। यहां से आपके लिए एग्जाम में चांसेस हैं क्वेश्चन आने के बच्चों, तो याद रखना है हमें। अब देखो, किसी वस्तु में जितना पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। और किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, जबकि मोल क्या होता है, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो ग्राम में व्यक्त उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर होती है। थोड़ा कंफ्यूजेबल है ना? तो देखो बच्चों, इसका मतलब क्या है, मैंने आपसे बोला 1 किलो आप संतरा लेके आना। अब 1 किलो संतरा के अंदर माना हमने कि 10 संतरा आई है, ठीक है। अब मैं पूछूं 1 किलो संतरा के अंदर कितनी संतरा आएंगी, तो आप बता दोगे कि 10 संतरा आएगी। लेकिन मैंने पूछा कि एक संतरा का वजन कितना है, तो आप बता पाओगे? तो लगभग हमने माना कि एक संतरा का वजन हो गया 100 ग्राम, ठीक है। तो ये 100 ग्राम क्या है, संतरा का एक मोल है, ठीक है। तो ये ही अंतर क्या है, द्रव्यमान और मोल का अंतर है। मतलब द्रव्यमान तो क्या हो गया कि उसके अंदर उपस्थित द्रव्य की जो मात्रा है, जैसे इसकी मात्रा 10 है ना, तो द्रव्य की जो मात्रा है उसको तो कहते हैं द्रव्यमान। लेकिन मोल किसे कहेंगे हम, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो ग्राम में व्यक्त उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर होती है, वो क्या कहलाती है, मोल कहलाती है। आगे देखो, अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो देखो बच्चों, मूलभूत कितनी भौतिक राशियां थी, 7 थी, ठीक है। वो जो भौतिक राशियां हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होती है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो व्युत्पन्न राशियां हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करती है। तो देखिए कैसे, मूल ऐसा ही मात्रक जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। मात्रकों की अन्य भौतिक राशियां जैसे कोई क्षेत्रफल हो गया, घनत्व हो गया, किसी वस्तु की गति हो गई आदि को मूल ऐसा ही मात्रकों से व्युत्पन्न किया जा सकता है। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो देखिए बच्चों, कौन कौन से, देखो सबसे पहला है उदाहरण नंबर 1, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक। अब हमें क्षेत्रफल का निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी पृष्ठ की बात करूं, अगर मैं ये कोई पृष्ठ ले लिया हमने, इस पृष्ठ का हमें क्षेत्रफल का वो निकालना है मात्रक, ऐसा ही मात्रक। तो कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बच्चों ये रहा, लंबाई इंटू चौड़ाई। मतलब उसकी जो लंबाई कितनी है और उसकी चौड़ाई कितनी है, उसको अगर आपस में गुणा कर देंगे तो हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो लंबाई है, इस लंबाई को मैंने किसमें मापा, मीटर के अंदर मापा, ठीक है। ये जो लंबाई है इसकी चौड़ाई, उसको भी तो मैं मीटर में ही मापूंगी ना। बात समझ में आई कि ये भी एक तरीके की लंबाई ही है और ये भी एक तरीके की लंबाई ही है, ठीक है। तो चौड़ाई भी एक लंबाई तो होती है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, मीटर इंटू मीटर। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने क्या लिखा अभी, लंबाई इंटू चौड़ाई। चौड़ाई भी क्या है, एक तरीके की लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है अपने, और चौड़ाई का मात्रक भी क्या होगा, मीटर होगा। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, मीटर इंटू मीटर, या इसको हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। तो बात समझ में आई। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या निकल के आया अपने पास, मीटर स्क्वायर। देखो, अतः क्षेत्रफल के व्युत्पन्न मात्रक को ज्ञात करने के लिए हम मूलभूत राशियों के मात्रकों को ही प्रतिस्थापित करते हैं। आगे देखिए, उदाहरण नंबर 2 है, बल का व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात कीजिए। अब देखो बल, अब बल का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, क्या होता है, बल होता है। अब जो त्वरण है, त्वरण का मतलब क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो फॉर्मूला क्या हो गया, वेग में परिवर्तन बट्टे समय। अब हम बात करते हैं जो वेग में परिवर्तन है वो क्या होता है, वेग में परिवर्तन होता है लंबाई बट्टे समय। तो लंबाई बट्टे समय को मैं यहाँ लिख सकती हूँ, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, बल बराबर द्रव्यमान का तो द्रव्यमान आ जाएगा, इंटू वेग में परिवर्तन को क्या लिख सकती हूँ, लंबाई बट्टे समय, तो लंबाई बट्टे समय, इंटू 1 बट्टा समय, यहाँ से आ जाएगा 1 बट्टे समय। तो देखो द्रव्यमान का तो द्रव्यमान रह गया। अब ये है लंबाई, इधर लिखती हूँ, लंबाई बट्टे समय इंटू 1 बट्टे समय,
ठीक है, तो लंबाई का तो लंबाई रह गया, नीचे समय को समय से गुणा करेंगे तो समय स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बन गया, ये द्रव्यमान इंटू लंबाई बटे समय का। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, ये आपके बल का व्युत्पन्न मात्रक है। अब देखो आगे बात करते हैं हम भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रकों के कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। ये एग्जाम्पल तो हम पीछे कर भी चुके हैं। तो क्षेत्रफल लंबाई इंटू लंबाई, ठीक है, इसकी विमा है, इसका मात्रक हो गया वर्ग मीटर, उसका प्रतीक हो गया मीटर स्क्वायर। ऐसे ही हम किसी के आयतन की बात करें तो देखो आयतन हो गया लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई। क्यों, क्योंकि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही होता है ना। तो लंबाई भी किसमें मापी जाएगी, लंबाई में। ऊंचाई भी एक तरीके की लंबाई है और उसकी चौड़ाई भी एक तरीके की लंबाई है, तो इसकी विमा तो लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई हो जाएगी। इसलिए लंबाई का मात्रक मीटर, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो इसको क्या लिखेंगे हम, घन मीटर, या इसको लिख सकते हैं मीटर क्यूब। बात समझ में आई। ऐसे ही चाल या वेग का फॉर्मूला होता है लंबाई बटे समय। तो लंबाई को क्या लिखते हैं, मीटर, और समय को लिखते हैं सेकंड। तो ये लंबाई बटे समय मतलब मीटर बटे सेकंड, या आप कह सकते हो मीटर प्रति सेकंड। फॉर्मूला हो गया मीटर सेकंड इनवर्स। आगे बात करते हैं त्वरण की। तो त्वरण का फॉर्मूला होता है लंबाई बटे समय मतलब मीटर प्रति वर्ग सेकंड। नेक्स्ट है तरंग संख्या। तो ये होती है 1 बटे लंबाई, तो ये हो गया अपने व्युत्क्रम मीटर। आगे है घनत्व। घनत्व को लिखते हैं द्रव्यमान बटे लंबाई क्यूब, तो इसका मात्रक हो गया किलोग्राम प्रति घन मीटर। आगे बात करते हैं कार्य की। तो कार्य क्या हो गया, द्रव्यमान इंटू लंबाई स्क्वायर बटे समय का स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या बन गया, किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति वर्ग सेकंड। और इसको अगर प्रतीक लिखोगे तो आप इस तरीके से लिखोगे। ठीक है बच्चों, ये सब क्या है, ये सब है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, जबकि जो मूल मात्रक थे 7 वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। आगे देखिए व्युत्पन्न ऐसे ही मात्रकों के विशिष्ट नाम। अब देखो बच्चों, कुछ जो व्युत्पन्न मात्रक हैं जिनके बहुत बड़े बड़े मान हो गए हैं, तो उनके हम क्या है विशिष्ट नाम दे दिए। जैसे अगर किसी वैज्ञानिक ने उनकी खोज की है तो हम उनके नाम के ऊपर उनका नाम रख देते हैं। तो देखिए कौन कौन से, देखो आवृत्ति है, आवृत्ति का व्युत्पन्न मात्रक 1/सेकंड होता है, ठीक है, सेकंड इनवर्स। तो हम इसको ऐसे ना कह के इसको हर्ट्ज कह देते हैं, ठीक है। बल का जो मात्रक है वो मीटर इंटू किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ना कह के न्यूटन कह देते हैं, ये है, ठीक है। इतने इसको हम क्या कह देंगे, पास्कल। ऊर्जा या कार्य का मात्रक ये है, इसको हम कह देंगे जूल। शक्ति का मात्रक ये है, इसको हम कह देंगे वाट। अब जो विशिष्ट नाम है इनको भी हम प्रतीक दे देते हैं, जैसे हर्ट्ज को HZ लिख देंगे, न्यूटन को N लिख देंगे, पास्कल को PSI लिख देते हैं, जूल को J लिख देते हैं, और वाट को क्या लिखते हैं बच्चों, W। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, मूल मात्रक व व्युत्पन्न मात्रक में अंतर कीजिए। तो बच्चों हम कर ही चुके हैं कि जो मूल मात्रक है वो केवल 7 है, जबकि जो व्युत्पन्न मात्रक है वो अत्यधिक होते हैं। मूल मात्रक एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, जबकि व्युत्पन्न मात्रक इन मूल मात्रकों से ही प्राप्त होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान और पदार्थ की मात्रा में क्या अंतर है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में स्थित पदार्थ की मात्रा है, ठीक है, जबकि पदार्थ की मात्रा उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है, उसके अणुओं का जो द्रव्यमान होता है उसके बराबर होती है। नेक्स्ट है दाब के मात्रक को व्युत्पन्न कीजिए। तो देखो बच्चों, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या बन गया, किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पसंद के रेडियो कार्यक्रम का उद्घोषक भाषा किस राशि का सामान्यतः प्रयोग करता है। तो आपको पता है बच्चों, हर्ट्ज का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है अपने घर के बल्ब या ट्यूबलाइट का अवलोकन उस पर अंकित मापन के मात्रक के लिए कीजिए। सारणी 1.3 देखकर पता लगाइए कि ये किस भौतिक राशि का मापन करते हैं। तो बच्चों आपको पता ही है कि जो बल्ब और ट्यूबलाइट है वो हम किसका मापन करते हैं, वो वाट का। तो उनका मात्रक क्या है, वॉट है। अब आगे हम बात करते हैं बच्चों ऐसा ही पूर्व लग्नों की। तो देखिए इधर, जब हम भौतिक राशियों का मापन करते हैं तो अक्सर भौतिक राशि के मूल मात्रकों की तुलना में मापी जाने वाली राशि बहुत बड़ी होती है। जैसे बच्चों हम पृथ्वी का अगर द्रव्यमान की बात करें तो देखो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, 59700000000000000000000000000 किलो,
ठीक है, इतना। अगर मैं इस संख्या को बोलूं तो शायद मुझे बोलना भी नहीं आएगा अभी, और पता नहीं मैंने कितनी जीरो सही बोली है, कितने जीरो गलत बोली है। एक बहुत बड़ा मान हो गया ना ये, तो इसके अंदर गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ऐसे ही अगर मैं सूर्य की त्रिज्या की बात करूं तो 696,000,000 मीटर होती है। मुंबई व दिल्ली के मध्य की जो दूरी है वो लगभग 1400,000 मीटर होती है। ऐसे ही हाइड्रोजन के एक परमाणु की त्रिज्या की बात मैं अगर करूं तो 0.000000005 मीटर होती है। ठीक है, तो ये जो मान है, ऐसे वाले मान है, इनको हमारे समझने में बहुत अधिक कठिनाई होती है, पहली बात। दूसरी बात, हम इसमें 100% चांस होता है कि हम इसमें कोई ना कोई गलती करेंगे। तो ऐसे मानों को हम कैसे लिखते हैं? तो देखो बच्चों, जब मापी जाने वाली राशि, भौतिक राशि छोटी या बहुत बड़ी होती है तो उस संख्या को व्यक्त करना बहुत कठिन होता है। ऐसी संख्याओं को वैज्ञानिक अंकन पद्धति के द्वारा सरल किया जा सकता है। इस अंकन पद्धति में हम क्या करते हैं, संख्या को 10 की घात के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे अगर मैंने बोला 5 लाख, ठीक है, अब इसको मैं इस तरीके से ना लिख के 10 के घात पे लिखूंगी, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो जितनी जीरो होती है ना, देखो बच्चों कितनी जीरो है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है ना, तो 10 के घात हम कितनी लगा देंगे, 5, इंटू में वो संख्या लिख देंगे। तो ऐसे लिखना आसान है कि ऐसे लिखना, ये लिखना ज्यादा सही है ना। तो देखो ऐसे ही आगे पृथ्वी का द्रव्यमान हम कैसा लिख सकते हैं, 5.97 इंटू 10 की पावर 24। अब हमें पता है कि 10 के आगे कितनी जीरो लगेगी, कि 24 जीरो लगेगी। सूर्य की त्रिज्या कितनी है, 6.96 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। ऐसे ही मुंबई व दिल्ली के मध्य की दूरी कितनी है, 1.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ऐसे ही हाइड्रोजन के एक परमाणु की त्रिज्या कितनी है, 5 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। आगे देखो, मात्रकों के अपवर्त्य अपवर्तकों के ऐसे ही पूर्व लग्न। देखो बच्चों, ये भी अपने बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो देखो 10 की पावर 24 को हम क्या कह सकते हैं, योटा कह सकते हैं। ठीक है, 10 की पावर 21 को क्या कह सकते हैं, जेटा कह सकते हैं। 10 की पावर 18 को एक्सा, 10 की पावर 15 को पेटा, 10 की पावर 12 को टेरा, 10 की पावर 9 को गीगा, 10 की पावर 6 को मेगा, 10 की पावर 3 को किलो, 10 की पावर 2 को हेक्टो, 10 की पावर 1 को डेका। ठीक है, ये इनके प्रतीक है। योटा को वाई, जेटा को जेड, एक्सा को ई, पेटा को पी, टेरा को टी, गीगा को जी, मेगा को एम, किलो को के, हेक्टर को एच, डेका को डी, ये लिखते हैं। ऐसे ही 10 के पावर -1 को डेसी, 10 की पावर -2 को सेंटी, 10 की पावर -3 को मिली, 10 की पावर -6 को माइक्रो, 10 की पावर -9 को नैनो, 10 की पावर -12 को पिको, 10 की पावर -15 को फेमटो, 10 की पावर -18 को एटो, 10 की पावर -21 को जेप्टो, 10 की पावर -24 को येक्टो कहते हैं। और ऐसे ही इनके प्रतीक है, डेसी का डी, सेंटी का सी, मिली का एम, माइक्रो का म्यू, नैनो का एन, पिको का पी, फेमटो का एफ, एटो का ए, जेप्टो का जेड और योक्टो का वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम, आप बोलोगे मैम इतना कैसे याद करेंगे, तो आप जितनी बार इसका रिवीजन करोगे आपको याद होते जाएंगे। देखो बच्चों, अब हम सूर्य की त्रिज्या की बात करें तो सूर्य की त्रिज्या कितनी पड़ी हमने, 6.96 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पड़ी। अब देखो इस 6.96 को 6.96 इंटू 10 की पावर 8 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, ये पॉइंट अगर मैं हटा दूँ, ये पॉइंट मैंने हटा दिया तो बट्टे में 100 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी मैं 100 निकाल लूँ, तो यहाँ से 100 निकालूंगी तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ ना, 696 इंटू 100, मतलब 2 जीरो निकाल ली तो कितनी बची, 10 की पावर 6, नीचे में 100 था ही, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बच गया, 696 इंटू 10 की पावर 6। और अभी हमने पढ़ा 10 की पावर 6 को, देखो इस सारणी में हम क्या बोलते हैं, 10 की पावर 6 किधर है, ये रही 10 की पावर 6, इसको हम बोलेंगे मेगा। तो हम इसको 10 की पावर 6 को यहाँ से हटा के क्या लिख सकते हैं, 696, ये तो मीटर में थी ना, अब 10 की पावर 6 को हटा के हम 10 की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, मेगा मीटर। या इसका अगर मैं प्रतीक लिख दूं तो 696 एम। बात समझ में आ गई। तो हम इतना बड़ा मान ना लिख के हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक प्रोटॉन की प्रभावी त्रिज्या 1.2 इंटू 10 के पावर -15 मीटर है। तो देखो बच्चों, हम पढ़ चुके सारणी में 10 के पावर -15 को क्या कहते हैं, फेमटो। तो ये कितनी हो गई, 1.2 फेमटोमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की लाल रक्त कणिका की त्रिज्या
3.7 इंटू 10 की पावर -6 मीटर है। तो 10 की पावर -6 का तो अभी हमने देखा, इसको क्या कहते हैं, मेगा। तो 3.7 मेगा मीटर या 3.7 mm। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी मंदाकिनी की त्रिज्या 6 इंटू 10 की पावर 19 मीटर। अब देखो बच्चों 10 की पावर 19, अब आप बोलोगे मैम 10 की पावर 19 तो सारणी में है ही नहीं। देखिए हम सारणी पे चलते हैं वापस, ये आ गई हमारे पास 10 की पावर 18 है, 10 की पावर 21 है। 10 की पावर 18 को एक्सा कहते हैं, 21 को जेटा कहते हैं कि मैम इसमें 19 तो है ही नहीं, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो देखो बच्चों 6 इंटू 10 की पावर 19 मीटर है। अब हमारे पास एक तो 18 है, एक 21 है। ठीक है, अगर मुझे इसको 18 करना हो तो क्या करना पड़ेगा, एक 10 बाहर निकाल दूंगी। अब इसको मैं 10 की पावर 18 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि एक शून्य ये रहा, अगर ये इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 10 की पावर 19 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं इससे गुणा कर देती हूँ, तो ये तो हो गया 60। 6 को 10 से गुणा करेंगे तो 60 इंटू 10 की पावर 18। अब 10 की पावर 18 को क्या कहता है, हमने पढ़ चुका है, एक्सा कहते हैं। तो इस 10 की पावर 18 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्सा मीटर। क्लियर है बच्चों। आगे देखिए, एसआई पूर्व लग्न लगाते समय आपको निम्न नियमों की पालना करनी चाहिए। अब ऐसे कौन कौन से नियम है जिसको हमें पालना करनी चाहिए, तो देखो मात्रकों के पूर्व लग्न और प्रतीकों के बीच कोई स्थान छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। जैसे नैनोग्राम है तो नैनोग्राम को हम एन जी ऐसे लिखेंगे, ऐसा नहीं एन और जी अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, हम एक साथ में लिखेंगे। पूर्व लग्नों का प्रयोग केवल मात्रकों के साथ होता है, अकेले नहीं होता। अब अगर मैंने ऐसे लिखा 10 म्यू, अब इस 10 म्यू का मतलब 10 म्यू का मतलब तो 10 की पावर -6 हो गया। ठीक है, अब ये 10 इंटू 10 की पावर -6 क्या है, ये किलोग्राम है, मीटर है, क्या है ये हमें पता ही नहीं किसका मात्रक है। बस हमारे पास संख्या है, मैंने लिखा जैसे 100। अब 100 क्या है नहीं पता। हाँ, अगर इसके आगे कुछ मीटर, लीटर, कुछ सेकंड कुछ लिखा होगा तो हमें पता चलेगा। ठीक है, तो पूर्व लग्नों का प्रयोग केवल मात्रकों के साथ होता है। अगर इसके आगे में लिख दूं जैसे मीटर लिख दिया तो भाई इसका पता चल गया किसी लंबाई का मात्रक है। ठीक है, जैसे 10 म्यू माइक्रो, ठीक है, आदि लिखना चाहिए। नेक्स्ट है, आप एक समय में एक ही पूर्व लग्न का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 10 की पावर -12 ग्राम है, इसको हम 1 pg लिखेंगे। ठीक है, 10 की पावर -12 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, ग्राम है अगर तो ग्राम लिख दिया। अब 10 की पावर -6 को क्या लिख सकते हैं, हम म्यू लिख सकते हैं, इसको म्यू और फिर यहाँ लिख दूं ग्राम। तो ये गलत हो जाएगा, क्यों कि हम दो अपवर्तक एक साथ नहीं ले सकते हैं, दो पूर्व लग्न का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते हैं। इसकी जगह मैं क्या करूंगी, 10 की पावर -12 को ही लिखूंगी। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, इसको 1 pg लिखूंगी, 1 mmg नहीं लिखूंगी। आगे देखो, ऐसे ही पूर्व लग्न को डिग्री सेल्सियस मात्रकों के साथ नहीं लगाया जाता है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस खुद क्या है, एक तापमान का मात्रक है। पूर्व लग्नित मात्रक की जो घात ली जाती है वह पूर्व लग्न समेत संपूर्ण मात्रक पर लागू होती है। जैसे 1 किलोमीटर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर सिर्फ किलोमीटर पे नहीं है, ये 1 पे भी है। कैसे, ये किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये 1000 मीटर का स्क्वायर है, ना कि सिर्फ 1000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1000 मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया कि 10 की पावर 6, क्योंकि ये तो हो गया 10 की पावर 3 और इसका भी स्क्वायर है, तो 10 की पावर 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर, ना कि 1000 मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं, ऐसे ही मात्रकों को निरूपित करने के नियम। अब देखो क्या क्या नियम है। पहला है, भौतिक राशि की मात्रा लिखते समय उसकी संख्या और उसके मात्रक को एक खाली स्थान द्वारा अलग करते हैं। हम ऐसे लिखेंगे 100 mg। ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे 100 फिर m फिर g। ठीक है, ये गलत है, ये सही है। संख्या और डिग्री सेल्सियस के बीच में तथा एक कोण के डिग्री, मिनट, सेकंड के बीच में कोई खाली स्थान नहीं छोड़ते। मैं ऐसे नहीं लिखूंगी 10 तो यहाँ लिखूंगी फिर डिग्री सेल्सियस, ये गलत है। आप ऐसे लिखोगे 10 डिग्री सेल्सियस, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, मात्रक के चिन्ह प्रतीक को बहुवचन में लिखते समय बदलना नहीं होता। मतलब मीटर का मतलब मीटर होगा, हम मीटर्स नहीं करेंगे। ग्राम का मतलब ग्राम होगा, हम ग्राम्स नहीं करेंगे। हम 10 mg लिखना सही है, 10 mg एस लगा के इसका बहुवचन नहीं बनाएंगे, ये क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा।
आगे है वाक्य की समाप्ति के अतिरिक्त मात्रक के प्रतीकों के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होता। मैं ऐसा नहीं लिखूंगी कि 10 सेमी के बाद डॉट लगाऊंगी या पूर्ण विराम लगाऊंगी, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे आगे वाक्य समाप्त होता है तो ही हम पूर्ण विराम लगाएंगे। अगर हम मात्रक लिख रहे हैं तो उसके बाद हमें पूर्ण विराम लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे है देखो बच्चों, ऐसा ही पद्धति में मात्रक लिखते समय प्रतीकों के मध्य कुछ रिक्त स्थान छोड़ना चाहिए। एक से कम संख्या के लिए दशमलव बिंदु से बाईं तरफ शून्य लिखना चाहिए। मतलब मैं ऐसे लिखूंगी 0.928, ये तो सही है, लेकिन अगर मैंने 0.928 लिखा तो बच्चों ये क्या है, गलत है। यदि मात्रक किसी व्यक्ति के नाम पर है तो उनके प्रतीक को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से व्यक्त किया जाएगा। पूरा नाम लिखने पर मात्रक को बहुवचन में नहीं लिखना चाहिए। जैसे बच्चों वाट है, ठीक है, तो वाट का प्रतीक क्या हो जाएगा, वॉट लिख दो हिंदी में, या आपको प्रतीक लिखना है तो वॉट लिख दो। इसको हम वॉट्स नहीं लिखेंगे, क्लियर है, इसका बहुवचन नहीं बनेगा। आगे है मात्रक नाम के साथ घातों का उपयोग करने पर मात्रक नाम के बाद अपरिवर्तक स्क्वायर्ड या क्यूब लिखा जाता है। जैसे सेकंड का स्क्वायर हो गया, ठीक है, ग्राम क्यूब्ड हो गया आदि। लेकिन क्षेत्रफल और आयतन के संदर्भ में घात पहले लिखा जाता है। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, वर्ग किलोमीटर, घन सेंटीमीटर आदि। नेक्स्ट है मात्रक के प्रतीकों को ऋणात्मक घात के साथ प्रदर्शित करने पर सॉलिड्स चिन्ह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि उपयोग किया जाता है तो एक से अधिक सॉलिड्स का प्रयोग नहीं करते। जैसे मैंने लिखा 1/सेकंड, जैसे मान लो मीटर बटे सेकंड है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी ना, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे, कोई और मात्रक होता जिसके अंदर बट्टे के अंदर और भी संख्या होती, जैसे यहाँ पे मान लो कुछ भी होता, किलोग्राम मान लिया हमने, सपोज सिर्फ माना है ऐसा होता, तो मैं दोबारा ऐसे किलोग्राम नहीं लिखूंगी। ये वाला जो सॉलिड है वो एक ही बार आएगा। इसका मतलब ये है कि ये भी किस में है, किलोग्राम भी किस में है, नीचे है, इसके सॉलिड्स में है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा क्या है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।